Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, we are going to continue the same chapter of class 11 political science. It is chapter 4 executive. और आज जिस हेडिंग को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए आप जो है हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में और इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो अगर कोई डिस्कशन अगर देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया में, तो वो नॉर्मली, ठीक है, वो कभी टेक प्लेस हो ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता जब तक आप किसके बारे में बात ना करो, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात ना करो। तो यही लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए। तो इससे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैन यू इमेजिन व्हाई दिस इज सो, कि कोई भी डिबेट हो, कोई भी बात हो, कोई भी चर्चा हो, अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने जिक्र नहीं किया तो वो पूरा ही नहीं होगा। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट पैरा में यहाँ पे दिया हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर, ठीक है, हमने पूरे चैप्टर में अर्लियर, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्सरसाइजेज हिज पास ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि इस चैप्टर में जो अभी मैंने आपको डिस्क्रिशनरी पास बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर वो नहीं आपने देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो जहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पास बताई थी तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्सरसाइज करता है, अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करता है, बट किसकी उस पर करता है, ये किसकी एडवाइस पे करता है, वो करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। अब आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के, यानी जो उनका हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और आपको मैंने भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होने के बाद जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर देता है प्राइम मिनिस्टर के, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो प्रेसिडेंट है वो सारे अपनी पावर्स का यूज करता है। देयरफॉर देखा जाए तो ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होता है किसी भी गवर्नमेंट का। यानी हमारी कंट्री के लिए देखा जाए तो एक पूरी की पूरी सरकार की जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जिस तरह से होने वाली है पूरी कंट्री की, उसके लिए जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन उसका हेड है, वो है प्राइम मिनिस्टर। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, आपका फर्स्ट पॉइंट यहीं से बन जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो यहाँ पे देखिए अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव देखा जाए तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइम मिनिस्टर। और देखिए प्राइम मिनिस्टर को जो होता है वो सपोर्ट मिला होता है मेजोरिटी इन द लोकसभा, ठीक है। और ये जो सपोर्ट होता है मेजोरिटी ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल, और ये सपोर्ट ही उसको और ज़्यादा पावरफुल भी बना देता है। द मोमेंट, और अभी ये भी देखना है कि जैसे ही वो मोमेंट जहाँ पे ये सपोर्ट छिन जाता है, यानी ये मेजोरिटी वाला जो सपोर्ट अगर नहीं रहा, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको उसकी पोस्ट से भी हटा दिया जाता है, यानी उसको रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोस्ट से। और उसी को नहीं, उसके सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ता है उनकी पोस्ट से। फॉर मैनी ईयर्स देखा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद से तो जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमेशा मेजोरिटी ऑफ द वोट्स उसको मिलते रहे लोकसभा में, और इसी वजह से उसका जो लीडर था वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनता रहा। सिंस 1989 तक ये देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा ओकेशंस जब थे तब नो पार्टी हैड मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो ऐसा भी देखा गया कि कभी कभी लोकसभा में किसी भी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले। अब जब मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले तब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे हुआ, तो वो हुआ जब वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, जब किसी को भी कह सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलता, क्योंकि अगर किसी को भी मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिलता है तो उसी का एक लीडर जो है आराम से अपॉइंटमेंट हो जाती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। बट अगर एक से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और किसी को भी मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिला, अब सरकार नहीं बन पाएगी, तो वो कॉलिशन करते हैं, ठीक है। कॉलिशन मतलब मिलजुल के सरकार बनाते हैं। और इस एक तरह की सिचुएशन में एक लीडर हु इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कॉलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो इस कंडीशन में जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जो जितने भी कॉलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं, जितने भी कॉलिशन यानी जितने पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अपनी सरकार बना रहे हैं, तो उनमें से वो मिलजुल के कोई भी एक लीडर को चुन सकते हैं और उसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। फॉर्मली देखा गया है कि एक लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। तो जितना देखा गया उस हिसाब से तो ये कि एक लीडर को जिसको सपोर्ट मिलता है मेजोरिटी का, उसी को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के रूप में। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे देखिए हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर ये जो डिसाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर चुने जाएंगे। अच्छा, फिर प्राइम मिनिस्टर देखिए एलोकेट्स यानी बांटता है, देता है, डिवाइड कर सकता है, आप कह सकते हो एलोकेट्स करता है रैंक्स को और पोर्टफोलियोज मतलब डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, मिनिस्टर्स को। और डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, और इसके साथ ही वो ये भी ध्यान रखते हैं इस विभागों, डिपार्टमेंट्स और रैंक्स को देने टाइम की कौन सीनियर है, किस तरह के पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उन मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, और किनको कैबिनेट मिनिस्टर्स का रैंक देना है, किनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर का रैंक देना है। तो यह हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद देखिए सेम मैनर में देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो स्टेट चूजेस मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कॉलिशन, ठीक है। तो इसी तरह से जो चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं स्टेट्स में, वो भी अपने खुद के ही
ओन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, कोalition के थ्रू जो होते हैं, उनको ही चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर देखा जाए और इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये ज़रूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर्स अपने चाहता है कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो सारे के सारे मेंबर्स होने चाहिए पार्लियामेंट के, यानी प्राइम मिनिस्टर खुद भी एक मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट का, और बाकी जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो भी पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर बन गया या कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो कोई एमपी नहीं है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो ऐसे पर्सन को अपनी शपथ वो ले सकता है, बट उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है अपने आप को घोषित करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा जाए तो बिफोर 91st अमेंडमेंट एक्ट के देखा जाए 2003 में, तो जो साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था वो डिटरमाइन किया था एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। तो ये मजबूरी, ठीक है, एक्सीजेंसीज मतलब मजबूरी, समय के अकॉर्डिंग और जरूरत के हिसाब से ये चेंज होती रहती थी और बढ़ते जाते थे नंबर, ठीक है। और इसकी वजह से देखिए वेरी लार्ज साइज हो जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। Besides, when no party had a clear majority, there was a temptation to win over the support of the members of the parliament by giving them ministerial positions, as there was नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कभी कभी ऐसे भी देखा गया कि कोलिशन वाली सरकार जो मिलकर बनी होती थी, दूसरों की सपोर्ट लेके बनी थी, तो उनको खुश करने के लिए भी कभी कभी जो था मेंबर्स जो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो बढ़ा दिए जाते थे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था उनके नंबर्स पे। और इसके बाद क्या होता था, दिस वॉज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स, काफी सारे स्टेट्स में इस चीजें हुई, तो उसके लिए फिर बाद में एक अमेंडमेंट जरूरत पड़ी। Therefore, an amendment was made that the Council of Ministers shall not exceed 15% of total number of members of the House of People। तो जितने भी नंबर ऑफ पीपल हैं हाउस में, उसमें से 15% से ज़्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए इन द चैप्टर ऑफ द लेजिस्लेचर आप पढ़ोगे, अब क्या पढ़ोगे उसमें डिटेल में पढ़ोगे पूरा का पूरा वेरियस मैकेनिज्म, किस तरह से पार्लियामेंट में मैकेनिज्म होता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है एग्जीक्यूटिव को। बट रिमेंबर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज दैट द एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसके साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का याद रखना है वो ये है कि किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव है वो रूटीनली किस कंट्रोल में रहती है और सुपरविजन करता है कौन, लेजिस्लेचर। इसके बाद देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए, और दिस प्रोविजन मींस डाटा, और इसका मतलब क्या हुआ, दैट द मिनिस्ट्री विच लूजेज, ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लिगेड टू रिजाइन, कि अगर उनको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पास हो गया, तो सारे के सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर, उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो एक ही कश्ती के सवारी समझिए, तैरेंगी भी साथ में है ना और डूबेंगी भी साथ में, तो ये हो जाता है। इसके बाद देखिए जो प्रिंसिपल जो है वो इंडिकेट्स करता है कि मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो प्रिंसिपल है वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो मिनिस्ट्री है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पार्लियामेंट की, वो कलेक्टिवली, ठीक है, मिलजुल के गवर्न करती है ऑफ बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर उनको सपोर्ट है, मेजोरिटी है, तब तो वो गवर्न करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि यहीं से आपकी मेन हेडिंग बन जाएगी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे, ये प्रिंसिपल है सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट इट मींस एकजुटता, ठीक है, कि किस तरह से वो एक साथ मिलके जुल के रहते हैं और इनका मिल के जुल के काम करना भी जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। इट इम्प्लाइज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, देखिए ये मैं आपको बोलती हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक भी सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ आ गया तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको पूरा का पूरा रिजाइन करना पड़ता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स, ये भी इंडिकेट करती है कि दैट इफ अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन। ठीक है, अगर कोई भी एक मिनिस्टर जो है किसी भी पॉलिसी अगर कैबिनेट बना रही है और वो डिसीजन ले रही है और कोई भी मिनिस्टर अगर एग्री नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस डिसीजन से रिगार्डिंग तो फिर उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो आप कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनको जो भी पॉलिसीज है उस पर सब पे एग्री होना पड़ेगा, ठीक है, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो एक के द्वारा लिया हुआ फैसला नहीं होता बल्कि सभी मिलजुल के फैसला लेते हैं। इंडिया में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंजॉय करता है एक प्री एमिनेंट प्लेस, पूरी की पूरी एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है गवर्नमेंट में वो इंजॉय करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जिट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एग्जिट नहीं करते, यानी उनकी कोई पहचान नहीं है। काउंसिल जो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस। और ये भी याद रखिएगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी शपथ लेता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वैसे ही भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन होता है।
और जो देखिए फिर डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अबाउट द डिमाइस डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। इसी तरह से अगर डेथ या रिजाइन करता है प्राइम मिनिस्टर और तो ऑटोमेटिकली जो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी आप कह सकते हो उनका डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी उनको भी उनके पोस्ट से हटना पड़ता है। और डिमाइस, ठीक है, तो आप डिमाइस मतलब डेथ होता है, ठीक है, डेथ के द्वारा डिसमिस किया गया हो उसकी पोस्ट से प्राइम मिनिस्टर को, और या तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद रिजाइन किया हो, तो इस तरह की जब वैकेंसी होती है यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली हो जाती है और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी, क्योंकि वो सब रिजाइन कर देते हो, तो इस तरह की पोस्ट को हम मिनिस्ट्रियल वैकेंसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए फिर द प्राइम मिनिस्टर एक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर वो एक्ट करता है एक लिंक की तरह, एक जोड़ता है, कड़ी की तरह काम करता है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक तरफ एक हाथ पे और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। इसके साथ ही वो पार्लियामेंट में भी जुड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से पूरा लिंक बना के चलता है प्राइम मिनिस्टर। इसी को लेके, उसके रोल को लेके पंडित नेहरू ने एक कमेंट किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक लिंक पिन होता है गवर्नमेंट का, यानी एक ऐसा पर्सन जो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है, एक वाइटल पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद देखिए इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके साथ ही देखिए ये भी जरूरी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है, एक संविधान के द्वारा बंधा होता है प्राइम मिनिस्टर कि उसको हर एक मामले में कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट के साथ, हर एक फैसले लेने से पहले, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स जो है यूनियन के, पूरी कंट्री के, और जो प्रपोजल है लेजिस्लेशन के, तो उससे सब रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी डिस्कशन है वो प्रेसिडेंट से करने हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो और भी इन्वॉल्व होता है एक क्रूशियल डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को, और डिसाइड करना कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होगी। इसके साथ ही देखिए वो पावर वेल्डेड है, यानी पावर को होल्ड करता है प्राइम मिनिस्टर, और उसकी जो पावर है होती है वो फ्लोज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। ऐसा नहीं सिर्फ एक सोर्सेज से पावर आती है संविधान के द्वारा ही, बल्कि और भी कई सारे सोर्सेज होते हैं। तो कौन से सोर्सेज हैं, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, लोकसभा, फिर उसके बाद देखिए एक मिनट, तो ये कंट्रोल वेरियस सोर्सेज, यानी कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किस तरह से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, वहां से उसकी शक्तियां आती हैं, ठीक है। लीडरशिप होता है, लीडर होता है लोकसभा का। कमांड ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, पूरे के पूरे जो आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं सेंट्रल के अंदर जो आते हैं, वो उनके कमांड पे ही काम करते हैं। एक्सेस टू मीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो ये एक तरह के आप कह सकते हो कि मेन रोल प्ले वो करता है हर एक तरह के काम में। प्रोजेक्शन हो चाहे नेशनल लीडर का हो ड्यूरिंग इंटरनेशनल सिमेट्री, यानी जो समिट होते हैं, फॉरेन विजिट्स होती हैं, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप हाउएवर पूरा का पूरा देखें, जो पावर है प्राइम मिनिस्टर की, वो प्राइम मिनिस्टर होल्ड करता है और एक्चुअली पुट भी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ नाम मात्र की उसकी पावर्स हैं, बल्कि वो उन पावर्स को अप्लाई भी करता है, उनका इस्तेमाल भी करता है। अच्छा, जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, आप देखोगे हैज बीन अनएसेसिबल, ठीक है, एक तरह से ये अनेबल टू डिफीट है व्हेनेवर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है सिक्योर मेजोरिटी इन द लोकसभा, ठीक है। एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को जब वोट मिलते हैं, मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिलते हैं लोकसभा में, तो उसका कोई भी एक जो लीडर उन्होंने चुना होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। हाउएवर दिस हैज नॉट, पर देखिए हर एक केस में ऐसा नहीं है कि साबित होता है, क्योंकि जब कॉलिशंस की बात हो, कॉलिशन गवर्नमेंट की बात होती है, सिंस 1989 में काफी विटनेस किया गया है इंडिया में कि काफी हद तक कॉलिशन गवर्नमेंट धीरे धीरे बनती गई, ठीक है। अच्छा, कॉलिशन गवर्नमेंट बनने से क्या हुआ, मैनी ऑफ दिस गवर्नमेंट्स कुड नॉट रिमेन इन पावर फॉर द फुल टर्म ऑफ द लोकसभा, और ये भी देखा गया कि लोकसभा के फुल टर्म यानी 5 साल उन्होंने कभी कंप्लीट नहीं करे, ठीक से, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट थी। तो इसका क्या, कभी कभी वो खुद रिमूव किए गए, कभी कभी उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया पूरे, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हुई, यानी कॉलिशन गवर्नमेंट जिस तरह से बनती गई, उससे तरह से जो वर्किंग था पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, उस पर काफी प्रभाव पड़े। तो ये फर्स्ट प्लेस में अगर देखा जाए तो देखिए पॉइंट्स हैं सारे के सारे, तो फर्स्ट प्लेस में देखा जाए तो ये इस तरह की जो डेवलपमेंट थी, जो कॉलिशन गवर्नमेंट बढ़ती गई, तो इससे क्या हुआ, जो डिस्क्रिशनरी रोल था प्रेसिडेंट का वो भी बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि जितनी कॉलिशन गवर्नमेंट आती जाएंगी उतने प्राइम मिनिस्टर का रोल, आप कह सकते हो उसकी प्रेसिडेंट की पावर बढ़ती जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर को चुनने में किसके लिए बढ़ती जाएगी, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर प्राइम मिनिस्टर को चुनने में, यानी वो किसी को भी चुन सकता है। इसके बाद देखिए सेकेंडली जो है कि कॉलिशन नेचुरल होने के वजह से इंडियन पॉलिटिक्स जो स्टेट की है वो नेसेसिटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स। तो इतने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल के सरकार बनाएंगी, तो बहुत कंसल्टेशन, बहुत ही विचार विमर्श करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो दिन पे दिन गिरती जाएगी। थर्ड रीजन देखे जाए तो
इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट, ये रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है वेरियस प्रेरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी ज़्यादा जो प्रेरोगेटिव्स है, प्रेरोगेटिव्स मतलब प्रिविलेजेस, जो उसको कुछ बेसिक राइट्स या अधिकार मिलते हैं, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी देखिए मिलजुल के उसको सरकार, गठबंधन की सरकार से वो बना है, तो उसको सबका कहना मानना पड़ेगा, उस पर लिमिटेशंस लगा दी गई हैं, तो वो एक खुल के अपनी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो लाइक चूजिंग द मिनिस्टर्स, तो ये लिखा हुआ है कि चूजिंग द मिनिस्टर्स और डिसाइडिंग द रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज, तो वो अपने आप नहीं ले सकता ये फैसले, ये बाकी पीछे वाले लेंगे जिन्होंने उनको बनाया है। फोर्थली देखा जाए तो इवन दियर पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अलोन। तो इसी तरह से जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर अलोन नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि बाकी मेंबर्स भी इंटरफेयर करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज देखें डिफरेंट आइडियोलॉजीज से होती हैं और कम टुगेदर बोथ एज प्री पोल और पोस्ट पोल एलाइज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है और डिफरेंट जब मिलके आते हैं तो वो प्री पोल भी करते हैं और पोस्ट पोल एलाइज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो सरकार बनने से पहले जो वोटिंग होती है यानी प्री पोल, उस टाइम भी वो गठबंधन करते हैं, और कह सकते हो इलेक्शन को जीतने के बाद जब वोटिंग होती है उसके काउंट होने के बाद भी अगर वोट्स नहीं मिलते हैं तो उसके बाद भी पोस्ट पोल, ठीक है, कि वोटिंग के बाद भी वो एलाइज करते हैं यानी संधि करते हैं और कोalition गवर्नमेंट को बनाते हैं। पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर लॉ, और पॉलिसीज जो भी बनती है वो लॉट ऑफ नेगोशिएशन कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद ही एलाइज के द्वारा बनाते हैं। और इस पूरे एंटायर प्रोसेस में देखा जाए जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्ट मोर, तो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह तो वो काम नहीं करते हैं, बल्कि वो एक नेगोशिएटर, ठीक है, मोर एज अ नेगोशिएटर देन एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लीडर से की अपेक्षा कह सकते हैं कि नेगोशिएटर की तरह वो काम करता है, ठीक है, मोल भाव ज्यादा करता है। स्टेट लेवल पे देखा जाए तो सिमिलरली जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है वो एग्जिस्ट करती है और कुछ वेरिएशन होती हैं, वेरिएशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेरिएशन देखी गई है वो गवर्नर जो होता है स्टेट का, वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो एक मिनट, जो गवर्नर होता है उसको, जो स्टेट का गवर्नर होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, वो चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और किसके एडवाइस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर आता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है एक हेड पूरा कंट्री का, उसी तरह से जो चीफ मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मेजोरिटी पार्टी से आता है असेंबली में। और गवर्नर जो होता है उसके पास डिस्क्रिशनरी पास होती हैं। हाउएवर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम अप्रोड ऑपरेट एट द स्टेट लेवल टू। इसी तरह से जो प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरह सेंट्रल पे काम करती है उसी तरह से वो स्टेट लेवल पे भी उसी तरह से काम करती है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।